हेलो, वेलकम यू ऑल टू द PW नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हमारा 10th लेक्चर है और आरोग्यम बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रितु पाठक, योर ऑब्स एंड गायनी फैकल्टी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये टॉपिक ओबीजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपने इसको समझ लिया तो समझो एक पोर्शन ओबीजी का आपने समझ लिया। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या मतलब है इसका? जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या मैटरनल एडेप्टेशन होता है जो उस फीटस की वजह से मदर की बॉडी में चेंज होगा, वो सब हम देखने वाले हैं। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानते हैं हमारा टारगेट क्या है? टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं आज की क्लास में, क्योंकि फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को एक क्लास में समेटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे हम हिमेटोलॉजिकल चेंजेस, कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस, रीनल चेंजेस एंड रेस्पिरेटरी चेंजेस, ये आज की क्लास का टारगेट होगा, जिसमें इस सब्जेक्ट्स को हम पूरा कवर करने वाले हैं, इस टॉपिक को हम पूरा कवर करने वाले हैं कि मदर की बॉडी में ब्लड में क्या चेंजेस आता है, ब्लड वॉल्यूम में, प्लाज्मा वॉल्यूम में, ये सब हम किस में देखेंगे? हेमेटोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहाँ पे मदर की बॉडी में, उसके ब्लड में, उसके प्लाज्मा में क्या चेंजेस होगा, वो सब आप देखोगे। एक तरह से जो आपने एमएसएन पढ़ते हो उसमें ये मदर की बॉडी में हमें देखना है कि प्रेगनेंसी की वजह से क्या चेंज होगा, नॉर्मल क्या होता है और प्रेगनेंसी में इसका क्या इफेक्ट होता है। दूसरा हम कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस देखेंगे कि हार्ट में, अब जैसे बेबी होता है तो हार्ट में क्या चेंजेस होगा, पल्स रेट में क्या चेंजेस होता है, कार्डियक आउटपुट में क्या चेंजेस होता है, ये सब हम किसमें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यहां पे पढ़ने वाले हैं। रीनल चेंजेस मींस क्या किडनी में कोई चेंजेस होता है, किडनी में क्या चेंजेस होगा वो हम देखेंगे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप सोचोगे इतने सारे सिस्टम एक दिन में कैसे, एक क्लास में एक घंटे में कैसे? वही चीज तो देखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिस्टम नहीं पढ़ने वाले हैं हम। यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं कि इस सिस्टम में प्रेगनेंसी की वजह से जो चेंजेस है, वैसे भी वो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट, आरोग्यम बैच का यही तो है कि आपका जो सिलेबस 6 महीने में होता है उसको शॉर्ट करके 2 to 3 मंथ्स में आपको पूरा करवाया जा रहा है, जिसमें हम इन शॉर्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे क्रीमी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला सिस्टम, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का हमारा पहला सिस्टम है हिमेटोलॉजिकल चेंजेस। अब इस हिमेटोलॉजिकल चेंजेस में आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि ब्लड में जब जैसे फीटस आया, ठीक है, फीटस आया का मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ और बेबी ग्रो कर रहा है। तो बेबी ग्रो करते करते फीमेल की बॉडी में सबसे पहले क्या चेंज होगा, उस ब्लड में क्या चेंजेस होगा वो हमें देखना है। तो देखते हैं सबसे पहले, टू द पॉइंट आप नोट करना स्टार्ट कर लेना, प्लाज्मा वॉल्यूम। प्लाज्मा वॉल्यूम यहां पे आपको मैं बता दूं, एम्स दिल्ली 2017 का क्वेश्चन, एम्स दिल्ली 2019 का क्वेश्चन, जहां पे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 में, क्या 18 में भी पूछा हुआ था, वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से पूछा था, 2017 में कार्डियक आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। वैसे हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उस एग्जाम को देखते हुए हमें समझना है कि यहाँ क्या चीज है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज। देखो हमारे एग्जाम के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना कि प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, इन सबको याद करना है। तो पॉइंट टू पॉइंट मैं वही लिख रही हूं, प्लाज्मा वॉल्यूम। अगर मैं प्लाज्मा वॉल्यूम की बात करूं तो प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब कितना इंक्रीज होता है, तो हम यहां पे लिखते हैं 40 to 50% इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जितना ये नॉर्मल होता है उससे 40 to 50% ये इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ब्लड वॉल्यूम की, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यस, आप बोलोगे यस इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्लाज्मा वॉल्यूम के बाद ब्लड वॉल्यूम हो गया, फिर हम बात करेंगे आरबीसी, फिर हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, जिसे आप बोलते हो पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी। तो इन सब में क्या, रेड जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, हीमोग्लोबिन है, हेमाटोक्रिट है, इन सब में क्या चेंजेस होता है जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है? आप बोलोगे सब बढ़ते, लेकिन प्लाज्मा वॉल्यूम सबसे ज्यादा बढ़ता है, ये याद रखना है आपको। उसी सीरियल वाइज में मैंने लिखा है, लेकिन अगर मैं हेमाटोक्रिट की बात करूं तो ये क्या होता है, ये बढ़ता नहीं है, सॉरी, डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
ये प्रेगनेंसी में क्या होता है, डिक्रीज होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? प्लाज्मा वॉल्यूम सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, आपने देखा प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीजेस, कितना इंक्रीज हो रहा है? अगर मैं बात करूं ब्लड वॉल्यूम की तो ये 30 to 40% इंक्रीज होता है, 30 to 40% इंक्रीज होता है। अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो ये 20 to 30% इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी में। और आरबीसी के अंदर ये क्या है, हीमोग्लोबिन। ये जो आरबीसी होता है, इसी आरबीसी के अंदर क्या होता है डियर, हीमोग्लोबिन होता है। और जब आरबीसी बढ़ेगा तो उसके कंपैरिजन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन भी वहां पे बढ़ता है। तो पूछा जाता है हीमोग्लोबिन कितना, 20 to 30%, ये है 18 to 20%। देखो मैंने उसी सीरियल वाइज में लिखा है जिससे कि आपको याद करने में भी इजी रहे। सबसे ज्यादा कौन बढ़ता है, सबसे ज्यादा प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। और हिमेटोक्रेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। पीसीवी जिसे हम क्या बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। अब आपको पता है पैक्ड सेल वॉल्यूम हम निकालते कैसे हैं, आरबीसी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा वॉल्यूम। तो आरबीसी प्लाज्मा वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होता है, कम बढ़ता है। तो जब आरबीसी की वॉल्यूम जो है उसको हम क्या करेंगे, प्लाज्मा वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, मतलब कम आएगा। तो यहां पे हमने लिखा है हिमेटोक्रेट क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया क्या होता है। पीसीबी कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो आरबीसी है उसको हम किससे, प्लाज्मा वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा है, आरबीसी इसके कंपैरिजन में कम है। जैसे मान लो एग्जांपल मैंने बोला ये 1250 ml बड़ा है, ये 350 है, तो डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, पॉइंट में डिक्रीज होगा। और हम यहां पे लिखेंगे -3 to 5% हिमेटोक्रेट क्या होता है, प्रेगनेंसी में डिक्रीज होता है। चीजें समझ में आ गई आपको? मैंने ब्लड में टू द पॉइंट आपको जो चीजें बताई हैं कि डायरेक्ट आप क्या याद करो, प्लाज्मा वॉल्यूम, आरबीसी, ब्लड वॉल्यूम, हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। समझ में आया? इसके साथ साथ आपको याद रखना है डब्ल्यूबीसी भी बढ़ता है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर की बात करें वो भी बढ़ता है। तो देखते हैं आगे और भी चीजें। पहले मुझे बताओ ये चीजें आपको क्लियर हुई? आप पॉइंट टू पॉइंट समझते जाओगे, आगे कभी रटने की आपको जरूरत नहीं होगी। अब हिमेटोक्रेट डिक्रीज हो रहा है, हिमेटोक्रेट डिक्रीज हो रहा है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसके कंपैरिजन में आरबीसी कम है, तो हम ब्लड को क्या बोलेंगे, ब्लड हीमोडाइल्यूटेड ब्लड होगा। ब्लड में क्या हो जाता है, हीमोडाइल्यूशन ऑफ द ब्लड, और इसी वजह से फीमेल को क्या चांस होता है, एनीमिया का, ठीक है। फीमेल को क्या होता है, मोर चांस ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। और इसको पैथोलॉजिकल नहीं, हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल एनीमिया, कि उसकी बॉडी में चेंजेस होने की वजह से उसको क्या हो रहा है, एनीमिया हो रहा है। समझ में आ रहा है? और एनीमिया कब बोलेंगे, अगर किसी का 13 है, तो अगर वो 12 पे आया या 0.5 हुआ, 12.5 हुआ, तो क्या आप उसे एनीमिया बोलोगे? यार पहले तो 13.2 था, अभी 12.8 आ रहा है या 12.5 आ रहा है, पहले से तो कम ही होता जा रहा है, तो इसको एनीमिया हो गया? नहीं। अगर अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ 11 से कम होगा तो हम उसे एनीमिया बोलेंगे, 12.5 या 12 से अबव है तो हम एनीमिया नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अगर नॉन प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में प्रेगनेंसी में कम भी हो रहा है तो भी हम उसे एनीमिया नहीं, फिजियोलॉजिकल एनीमिया, मतलब बॉडी के चेंजेस की वजह से हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें थोड़ी सी आपको समझनी है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है मैंने, क्या कि ब्लड वॉल्यूम एंड प्लाज्मा वॉल्यूम स्टार्ट टू इंक्रीज बाय, ब्लड वॉल्यूम और प्लाज्मा वॉल्यूम कब से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, 6 वीक ऑफ जेस्टेशन। प्रेगनेंसी के कितने वीक से बढ़ना स्टार्ट हुआ, 6 वीक से बढ़ना स्टार्ट हुआ। और हम यहां पे बोलते हैं कि ये प्लेटोइंग फेज पे आ जाता है। प्लेटो फेज पे कितने वीक पे आ जाएगा, प्लेटो फेज पे, यस, प्लेटोइंग फेज पे, मतलब एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाता है। अभी देखो 6 वीक से बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन 30 वीक्स पे आके इस पे एक ब्रेक लगता है और ये कॉन्स्टेंटली जितना यहां बढ़ रहा था बस उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो प्लेटोइंग फेज पे कितने पे आया, 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। सॉरी। फिर हम बात करते हैं ब्लड वॉल्यूम प्लाज्मा वॉल्यूम के बारे में, समझ में आ गया। फिर हम आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी स्टार्ट टू इंक्रीज बाय, और आरबीसी 10 वीक से बढ़ना स्टार्ट होता है, 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से बढ़ना स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। समझ में आया क्या? ये कंटिन्यू बढ़ता रहता है, कंटिन्यू बढ़ता रहता है। आप बोलोगे क्या 30 वीक 36 वीक 30, अरे कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, ठीक है।
तो 2 पॉइंट आपको समझ में आया। देखो ऐसे बहुत सारी चीजें, लेकिन टू द पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए वो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इन प्रेगनेंसी, अभी मैंने एक वर्ड बोला था आपको, हीमोडाइल्यूशन अकर, बोला था ना कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम जो मैंने लिखा है, प्लाज्मा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वैसे तो प्लाज्मा वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और मैंने लिखा है आरबीसी भी बढ़ेगा, लेकिन प्लाज्मा वॉल्यूम के कंपैरिजन में आरबीसी कम बढ़ेगा। तो हीमोडाइल्यूशन अकर लिखा है ना इन प्रेगनेंसी, हीमोडाइल्यूशन अकर बिकॉज, कारण क्या है, बिकॉज प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीजेस मोर देन द आरबीसी। RBC also increases, but plasma volume increases more than the RBC. That's why hemodilution occur. अगर मान लो 1 लीटर में पहले आप 1 लीटर में आप पहले 4 चम्मच चीनी डाल रहे थे, ठीक है, अब आप 1 लीटर में सिर्फ 1 चम्मच ही डाल रहे हो, तो ज्यादा डाइल्यूटेड कौन सा होगा, जब 1 लीटर में आपने 1 चम्मच चीनी डाला है, वो ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। तो यही चीज समझना है, पहले प्लाज्मा वॉल्यूम जो था वो नॉर्मल था, आरबीसी उसके कंपैरिजन में ठीक था, लेकिन अब प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन आरबीसी उसके कंपैरिजन में कम ही बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत कम बढ़ रहा है, इसलिए ब्लड हीमोडाइल्यूशन हुआ। इसका एक बेनिफिट भी होता है, हीमोडाइल्यूशन का बेनिफिट क्या होता है, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ हीमोडाइल्यूशन ऑफ ब्लड। इसका बेनिफिट होता है हीमोडाइल्यूटेड ब्लड इजीली रिलीज ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन ट्रांसफर टू द फीटस बाय द हीमो सिंपल डिफ्यूजन मेथड। समझ में आया मैंने क्या बोला, इसका बेनिफिट क्या होगा, हीमोडाइल्यूशन ब्लड, ये जो डाइल्यूटेड ब्लड होता है, डाइल्यूटेड ब्लड इजीली रिलीज ऑक्सीजन, easily release oxygen and this oxygen, और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन easily transfer to the fetus by किस मेथड से होता है बताओ, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन बताया हुआ है मैंने, सिंपल डिफ्यूजन मेथड। किससे होता है डियर, सिंपल डिफ्यूजन मेथड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आया। तो इसको तो समझना पड़ेगा, ये चैप्टर है ही ऐसा, वैसे वाला नहीं है कि चलो ये बच्चा हुआ, ये ग्रो हुआ, ये था वो था, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, और चीजें याद करनी पड़ेगी। अगर याद नहीं हो रहा है तो रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब 10-10 वीक्स याद, वीक्स तो याद रखना पड़ेगा। सॉरी तो यहां तक चीजें समझ में आ गई, मैंने क्या क्या बताया। यहां पे मैंने ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम, हिमेटोक्रेट, इन सब से रिलेटेड चीजें बताई कि हीमोडाइल्यूशन ऑफ ब्लड होता है, हिमेटोक्रेट डिक्रीज होता है, दैट्स व्हाई प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज, प्रेगनेंसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज द फिजियोलॉजिकल एनीमिया, किसमें फिजियोलॉजिकल एनीमिया होगा। चलो तो देखते हैं, प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। यहां पे मैं लिख ही देती हूं, प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। अब क्यों बोलते हैं, इसका कारण अगर पूछा जाए तो मुझे लगता है आप इजीली कर सकते हो, यस और नो, कर सकते हो। एक तो आप लिखोगे हीमोडाइल्यूशन ऑफ द ब्लड होगा, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीजेस मोर देन द आरबीसी, दूसरा हिमेटोक्रेट होगा, वही रीजन है, हिमेटोक्रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज, तो आप वहां पे ऑप्शन सेलेक्ट करोगे हिमेटोक्रेट डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। समझ में आ रहा है, पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम इसी को बोलते हैं, वो भी क्या होता है, डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये सब कारण होता है, डाइल्यूटेड ब्लड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है, सॉरी उसकी वजह से क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसके अलावा हमें ब्लड में और क्या चीजें याद रखनी है कि बताओ, आरबीसी हमने पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी का क्या होगा, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल का क्या होगा, प्लेटलेट्स का क्या होगा, प्लेटलेट्स का क्या होगा, ईएसआर का क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स का क्या होगा, ब्लड में तो बहुत सारी चीजें हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स का क्या होगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, जैसे डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, ये सब चीजें तो आपको याद रखनी ही रखनी है। समझ में आया। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, देखो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये बढ़ता है,
और अगर लेबर के बाद पूछा जाए तो भी स्ट्रेस ऑफ लेबर, उसके बाद भी ये बढ़ता है। प्लेटलेट्स की बात करें, डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या होता है ये? डिक्रीज होता है। ईएसआर की बात करें तो इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और क्लॉटिंग फैक्टर की बात करें तो यहां पे एक्सेप्ट 11 एंड 13 बाकी सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स increases during pregnancy। और इंक्रीजेस में बात करूं तो मोस्ट कॉमनली सबसे ज्यादा जो बढ़ता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये क्लॉटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। और उसमें भी अगर इन सब में से एक को सेलेक्ट करना पड़े तो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1, जिसे आप क्या बोलते हो? फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन ये सबसे ज्यादा बढ़ता है, 50% तक प्रेगनेंसी में ये इंक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। समझ में आया? इसलिए अगर एक सेलेक्ट करना पड़े तो हम नंबर 1 को करेंगे। अगर ग्रुप में आ जाता है बहुत सारे लिखे हुए, तब आप 1, 7, 8, 9, 10 वाला जो ऑप्शन होगा उसे सेलेक्ट करोगे। तो मैंने लिखा ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेप्ट 2। एक्सेप्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें याद रखना कि वो एक्सेप्ट बताओ कौन सा एक्सेप्ट में है। तो एक्सेप्ट क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11 एंड 13। समझ में आया? टोटल क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने? टोटल क्लॉटिंग फैक्टर्स 13 होता है। 6 नंबर वाला एब्सेंट होता है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 को हम फिब्रिनोजन बोलते हैं, और प्रेगनेंसी में फिब्रिनोजन 50% तक बढ़ता है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11 और 13 में नहीं बढ़ता है, डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप क्या बोलोगे? 11 एंड 13 डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बाकी सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेगनेंसी में बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जो बढ़ते हैं 1, 7, 8, 9, 10 है। उसमें 50% तक एक सेलेक्ट करना पड़े। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा इंक्रीज होने वाला वो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 है। तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई। जो मैं पॉइंट टू पॉइंट बोल रही हूँ ना, अपने तरफ से ऐसे ही लिख के चीजों को याद करना, तो चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी। मैंने डब्ल्यूबीसी के बारे में सबसे पहले बताया था। ये क्या होता है? डब्ल्यूबीसी इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो आप 4000 से 11000 पढ़ते हो प्रेगनेंसी में, 25,000, 40,000 इस तरह से प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। 11,000 तक तो नॉर्मल आपने पढ़ा है, लेकिन ये इससे भी ज्यादा बढ़ता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लिखा है फीमेल इज 36 वीक या 20 वीक्स प्रेग्नेंट एंड द डब्ल्यूबीसी इज दिस, तो आप उसके साथ कोई और डायग्नोसिस मत बना लेना, क्योंकि आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होगा, तभी जब वहां पे सिनेरियो का क्वेश्चन आता है तो आप चीजों को अच्छे से समझ के कर सकते हो। इसीलिए ये याद रखना जरूरी है। और जब आप ये नहीं पढ़ते हो, बेसिक चीजें नहीं पढ़ते हो, तो आप वो लेंदी क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हो। प्लेटलेट्स अगर वहां पे लिखा है डिक्रीजेस, तो आपको पता होना चाहिए प्रेगनेंसी में 15% तक प्लेटलेट क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। प्लेटलेट 15% तक डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि मान लो आप बोल दोगे नहीं इस प्रेग्नेंट फीमेल को तो डेंगू होता जा रहा है, अरे चेक करवाओ कंटिन्यू, अरे वो तो फिजियोलॉजी है ना बॉडी की, वो तो डिक्रीज होगा ही होगा। अगर हम ईएसआर की बात करें तो ईएसआर 4 टाइम्स तक इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज वाला लिख रही हूं ना, बस ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमसे वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं। हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि बस इतना आप बताओ कि ये बढ़ता है या कम होता है। इतना बच्चों को पता है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां से पूछा जाता है। तो डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ईएसआर, क्लॉटिंग फैक्टर्स, इसके बारे में याद रखना। और क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में जो मैंने पॉइंट यहां पे बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। दैट्स व्हाई फिब्रिनोजन इतना ज्यादा बढ़ता है। दैट्स व्हाई प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज अ हाइपर कोएगुलेटिंग स्टेट। अब यहां पे मैं एक पॉइंट लिखना चाहूंगी, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 50% तक क्या होता है बताओ? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 50% तक इंक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दैट्स व्हाई प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज अ hypercoagulation state, hypercoagulation state। अब समझ में आया क्यों प्रेगनेंसी को हाइपर कोएगुलेटिंग स्टेट बोला जाता है।
because all clotting factors increases during pregnancy. 50% the clotting factor number 1 जिसे हमने fibrinogen बोला है increases during pregnancy. That's why प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज अ हाइपरकोगुलेशन स्टेट. मुझे लगता है यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई और ब्लड के अंदर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं. अब इसके साथ साथ इसमें प्लाज्मा वॉल्यूम मींस प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, टोटल प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन बोलोगे, ये भी तो बताओ, प्रोटीन्स के बारे में बताओ क्या होता है एल्ब्यूमिन में. यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. बिल्कुल, तो उसको भी देखते हैं. सॉरी, ये देखो प्लाज्मा प्रोटीन में क्या चेंजेस होता है. जो आपने पढ़ा है कि इतना ज्यादा बढ़ेगा तो प्लाज्मा प्रोटीन में चेंजेस क्या होगा. तो यहां पे सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन में क्या चेंजेस होता है, जिसे हमने mg में लिखा है टोटल कॉन्सेंट्रेशन. तो यहां पे एक नॉर्मल फीमेल का लिखा हुआ है जो नॉन प्रेग्नेंट है. फिर एल्ब्यूमिन में क्या चेंजेस होगा ये बताओ, फिर ग्लोब्यूलिन में क्या चेंजेस होगा ये बताओ, और फिर जब हम इसका रेशियो निकालेंगे, वो तो हम निकाल ही लेंगे, जब हमें एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन के बारे में पता चल जाएगा तो हम रेशियो तो निकाल ही लेंगे. यस और नो? यस. अब बताओ टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में 180 mg है, तो बताओ प्रेगनेंसी में इसमें क्या चेंजेस होगा. तो अगर मैंने लिखा है ये 230 mg के अप्रॉक्स हो जाता है, तो बताओ ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ. हम बोलेंगे टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. क्या हुआ डियर? इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बढ़ रहा है. ठीक है, लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके प्रोटीन बढ़ भी जाए तो कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं होता. टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हो जाता है कितना, 6 ग्राम पर डीएल. तो यहां क्या लिखेंगे डियर? डिक्रीज हो रहा है. प्लाज्मा वॉल्यूम इतना बढ़ गया है तो प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट बढ़ने के बाद भी उसके कंपैरिजन में देखो कॉन्सेंट्रेशन कम ही है. ठीक है, तो हमने लिखा टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. और अगर मैं एल्ब्यूमिन की बात करूं तो एल्ब्यूमिन भी क्या होता है, जो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, एल्ब्यूमिन वो भी प्रेगनेंसी में डिक्रीज हो जाता है. और ये कारण होता है एक, पूरा तो नहीं लेकिन जिसकी वजह से फीमेल में एडीमा की कंडीशन भी देखने को मिलता है. पहले हम एडीमा को बोलते थे कि हाँ चलो एडीमा हुआ, बीपी बढ़ा तो फीमेल को क्या हो जाएगा, फीमेल को हम पीआईएच की कैटेगरी में जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या फिर बोलते थे प्री एक्लेम्शिया हो गया. लेकिन अब सिर्फ एडीमा हुआ तो उसको हम प्री एक्लेम्शिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन प्री एक्लेम्शिया में नहीं लेके जाओगे, कि ये देख रहे हो बॉडी की फिजियोलॉजी है. अगर लॉन्ग टाइम एक प्रेग्नेंट फीमेल स्टैंड होगी तो उसकी वजह से उसका स्वेलिंग या एडीमा की कंडीशन जो है वो होगा. ठीक है, तो अब देखो आप एल्ब्यूमिन 4.3 से कितना हो गया 3. तो ये क्या हो रहा है डियर? डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है. ग्लोब्यूलिन की बात करूं जो 2.7 है, यहां पे ये क्या हो जाता है 3 ग्राम पर डीएल. तो ग्लोब्यूलिन क्या हो रहा है यहां पे, इंक्रीज हो रहा है. ग्लोब्यूलिन क्या हो रहा है, इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. समझ में आया? क्या डिक्रीज क्या इंक्रीज. अगर आपको ये याद नहीं है ना तो कोई जरूरत नहीं है इसको याद करने की, ये तो मैं आपके समझने के लिए लिख रही हूं कि इससे आपको समझ रहेगा तो फिर आप इसको याद कर सकते हो. हमारे एग्जाम के लिए बस ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो यहां से आता है कि बताओ भाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज. ऑप्शन में यही लिखा होता है एल्ब्यूमिन डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एल्ब्यूमिन इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्लाज्मा वॉल्यूम या प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. बताओ इसमें से एक्सेप्ट में, सारे ठीक है एक को छोड़कर. इस तरह से ऑप्शन पूछ लिया जाता है. बस आपको ये याद रखना है कौन सा बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है. ये याद नहीं रहेगा तो कोई जरूरत नहीं है, बस वो याद रखना लास्ट वाला. अब आपने देखा प्रेगनेंसी में एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन क्या हो रहा है, सेम. जो कि पहले क्या थे 1.7:1 एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में था, लेकिन अब प्रेगनेंसी में क्या हुआ, दोनों का रेशियो इक्वल हो गया. दोनों का रेशियो क्या हो गया डियर, इक्वल हो गया. कितना हो गया 1:1. अब क्या हो गया 1:1, जो कि 1.7:1 था, अब वो 1:1 हो गया. हम क्या लिखेंगे, डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. क्या हो रहा है, रेशियो भी डिक्रीज हो रहा है. तो ये जो मैंने इंक्रीज और डिक्रीज बोला है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना. क्लियर है? तो बताओ प्लाज्मा प्रोटीन कर लोगे, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी. अरे समझा भी सकते हो, फीमेल को बता भी सकते हो क्या खाना है, तभी तो बोलते हो अरे प्रोटीन लो, एक्स्ट्रा प्रोटीन लो.
एक फीमेल को प्रेगनेंसी में कितना एक्स्ट्रा प्रोटीन, डाइट में कितना एक्स्ट्रा लेने के लिए बोलते हो प्रोटीन को? +10 ग्राम। और ये पीजीआई चंडीगढ़ का क्वेश्चन है और उसका फिजियोलॉजिकल चेंजेस बेसिक अगर क्लियर होगा तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा। चलो, बाकी अभी इतना टाइम नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे। ठीक है, तो हेमेटोलॉजिकल चेंजेस में जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वहां से मैंने पॉइंट बताया है। बाकी और भी डिस्कस करेंगे, जो हमारा और भी बैचेस आने वाला है जिसमें हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा, तो मैं एक एक चीजें आपको, हमारे पास 3D मॉडल होगा उसमें भी हम वहां पे पूरा डिस्कस करेंगे कि जब यूट्रस 3D मॉडल के अंदर की बेबी आता है, फीटस आता है, तो देखो बॉडी पे किस तरह से इफेक्ट आता है, तो उस मॉडल के थ्रू हम पूरा डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पे बेसिक चीजों को समझते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इतना टाइम नहीं है। चलो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे आते हैं डियर। बताओ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट एम्स दिल्ली का पूछा हुआ क्वेश्चन, और यही से मैं स्टार्ट करती हूँ आपको बताना। एम्स दिल्ली ने 2019, 2017, 2018 सब में यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन यहां का क्वेश्चन मैं आपको बताती हूं क्या था। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बताओ कार्डियक आउटपुट में क्या चेंजेस होगा। एक ऑप्शन था कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, एक ऑप्शन था कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर मैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे आऊं तो इस सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट मैं लिखूंगी कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, यही फॉर्मूला है, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट। प्रेगनेंसी में क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है। तो आप खुद देखो ये कार्डियक आउटपुट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। जब ये बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा? बढ़ेगा ही। तो वो इस एग्जाम का सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन था कि वहां पे हमें सेलेक्ट करना था कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 5th वीक ऑनवर्ड्स कार्डियक आउटपुट स्टार्ट हो जाता है, मींस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया कार्डियक आउटपुट का? ये कार्डियक आउटपुट क्या होगा? कार्डियक आउटपुट क्या होगा डियर? कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये क्या होता है? 5th वीक ऑनवर्ड स्टार्ट टू इंक्रीज 5th वीक ऑनवर्ड्स। ठीक है, बढ़ता रहेगा। अब सोचो क्योंकि जो प्रेगनेंसी में क्या होता है 6.5 लीटर तक क्या होता है? फ्लूइड रिटेन होता है फीमेल की बॉडी में। फ्लूइड रिटेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 6.5 लीटर फीमेल की बॉडी में फ्लूइड रिटेन होता है। तो क्या करेगा? कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ा देगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। अब यहां पे इतना ज्यादा कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है सॉरी, और किसी फीमेल को मान लो हार्ट डिजीज है कोई सॉरी, फीमेल को क्या है? कोई हार्ट डिजीज है, सॉरी मेरी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा आपको। तो उस हार्ट डिजीज में अगर कार्डियक आउटपुट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है तो हार्ट फेलियर का चांस सबसे ज्यादा कब हो? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अब फीमेल हैविंग हार्ट डिजीज, ठीक है, हार्ट डिजीज, तो हार्ट डिजीज है तो कार्डियक फेलियर का चांस कब सबसे ज्यादा होगा? अगर मैं ये बात कर रही हूं कि कार्डियक फेलियर, इसका चांस उस हार्ट डिजीज वाले पेशेंट में सबसे ज्यादा चांस हार्ट फेलियर का, कार्डियक फेलियर का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ हार्ट फेलियर या कार्डियक फेलियर का चांस सबसे ज्यादा इस फीमेल को कब होगा, तो आप क्या बताओगे? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होगा, या फिर आप बोलोगे एट द टाइम ऑफ लेबर के टाइम पे होगा, या फिर आप ऑप्शन, आपके पास थर्ड ऑप्शन है जस्ट इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। क्या है डियर? इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, लेबर करोगे, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? मैक्सिमम चांस ऑफ हार्ट फेलियर। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है मैंने? मैक्सिमम चांस ऑफ हार्ट फेलियर ड्यूरिंग
प्रेगनेंसी, लेबर, आप बोलोगे मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेलेक्ट करूंगा इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी हार्ट फेलियर का चांस सबसे ज्यादा होता है, कार्डियक लोड सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हार्ट फेलियर का चांस भी इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी सबसे ज्यादा होगा। 70 to 80% चांस हार्ट फेलियर का, 70 to 80% चांस ऑफ हार्ट फेलियर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, इसलिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसे रखूंगी। अब मैं बात करूं लेबर की, जिसमें मैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की बात करूं, तो लेबर में भी चांस होता है सेकेंड प्रायोरिटी में, ये हम सेकेंड प्रायोरिटी में लिखेंगे 40 to 50% चांस ऑफ हार्ट फेलियर ड्यूरिंग लेबर। अब 40-50 था, ये 70-80 था, इसलिए मैक्सिमम चांस कब हुआ? इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम होता है, हम बोलते हैं 20 to 30% चांस होगा, 20 to 30% चांस होगा, इसलिए इसे हम थर्ड प्रायोरिटी में रखते हैं। तो अब मुझे बताओ, अगर ऑप्शंस आएगा तो क्या आप अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हो या नहीं? फीमेल हैविंग हार्ट डिजीज, या बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन बनाए, ये प्रॉब्लम है फीमेल को, कार्डियक ओवरलोड ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा कब? जब फीटस आउट हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड तो इतना ज्यादा रिटेन है बॉडी में, तो एकदम कार्डियक पे क्या होगा? लोड पड़ेगा, और हार्ट फेलियर का चांस सबसे ज्यादा क्या होगा? इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, तो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट मैंने डिस्कस किया है, कार्डियक आउटपुट में क्या होता है, बाकी आगे देखते हैं। ये एक डायग्राम दिख रहा होगा, इससे हम ये समझेंगे कि फीमेल के हार्ट में क्या चेंजेस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में यहां तक फीटस है, ठीक है, यहां पे फीटस का मान लो हेड, ये फीटस इस तरह से है, ये इस तरह से प्रेशर, ये यूट्रस हो गया, ये क्या बना दिया, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, ये यूट्रस हो गया। अब यूट्रस के अंदर ये बेबी इस तरह से है ना, तो ये क्या करेगा? ये ग्रेविड वेट ऑफ यूट्रस, ड्यू टू द ग्रेविड यूट्रस व्हाट इफेक्ट ऑन द हार्ट ऑफ द मदर, क्या मदर के हार्ट में भी क्या कोई चेंज होता है? सेकेंड पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे? हार्ट, क्या हार्ट में कोई चेंजेस होगा? तो हम यहां पे देख सकते हैं, जो रेड कलर से बना हुआ है, आपको एक रेड कलर से लाइनिंग दिख रहा है, ये चेंज हुआ है। पहले तो नॉर्मल समझो, ये नॉर्मल है, ये लंग्स दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है डियर? लंग्स है। ये हमारा क्या है? पहले जो हार्ट सिचुएटेड था ये है, ये नॉर्मल बनाया है मैंने, जो ब्लू कलर से बनाया है। अब इस बेबी ने क्या किया? इस ग्रेविड वेट ऑफ यूट्रस की वजह से क्या हुआ? डायफ्राम पुशेस द लंग्स अपवर्ड्स, डायफ्राम को पुश करेगा, सॉरी, ग्रेविड वेट ऑफ द यूट्रस, ये यूट्रस क्या करेगा? पुशेस द डायफ्राम, बिकॉज डायफ्राम क्या करता है? एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करने का काम करता है, इसके बीच में प्रेजेंट होता है, समझ रहे हो? तो अब ये ग्रेविड वेट ऑफ यूट्रस क्या कर रहा है? डायफ्राम को पुश कर रहा है, जिसकी वजह से डायफ्राम जब अपवर्ड पुश होगा तो लंग भी देख रहे हो आप, उसमें भी चेंजेस आ रहा है, और जो हार्ट है सॉरी, जो हार्ट है वो भी स्लाइटली क्या होता है? अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड चला जाता है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो आपको कुछ नहीं करना, डायग्राम से ही आपको याद हो जाएगा कि हार्ट में क्या चेंजेस हो रहा है। क्या हार्ट यहां से निकल के दूसरी जगह चला जाता है? नहीं, बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस होता है। ये रेड कलर से बना है, ये देखो लंग्स 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ चला गया, यहां से ये हार्ट है, ये हार्ट में चेंज हुआ। लंग्स का भी नहीं भी करोगे तो दूसरे में आप समझ सकते हो, बट यहां पे बना हुआ है तो समझने में क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो अब देखो, ये थोड़ा सा मैं और ज्यादा वो कर देती हूं, ये देखो हार्ट, अच्छा लग रहा है आपको अब हार्ट देखने में? अब देखो हार्ट, और पहले जो था हार्ट की पोजीशन वो देखो, पहले यहां पे था, समझ में आया? तो अब हार्ट में आप अच्छे से डिफरेंस देख रहे हो कि जब ग्रेविड वेट ऑफ यूट्रस, इसकी वजह से जब डायफ्राम इसको अब पुश करता है तो जो हार्ट है वो भी क्या होता है? हार्ट स्लाइटली अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड चला जाता है। और इसीलिए जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर एक्सरे करें, वैसे तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, करना नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूं, यहाँ पे अगर करे एक प्रेग्नेंट फीमेल का तो क्या दिखेगा हमें? यहाँ पे क्या दिखेगा? माइल्ड कार्डियोमेगाली दिखेगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही थोड़ा सा
और वो कार्डियोमेगाली एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन हार्ट जो इस तरफ शिफ्ट हो रहा है जिसकी वजह से उसका शेप इधर चला गया, तो लगता हमें है कि कार्डियोमेगाली टाइप में, बट एक्चुअल में होता नहीं है। एक्चुअल में इसलिए नहीं होता क्योंकि हार्ट को स्लाइटली उधर शिफ्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से हार्ट थोड़ा सा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड चला गया है। समझ में आ गया? तो बस यही आपको लिखना है, यही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है जो मैंने डायग्राम में समझाया है। मुझे लगता है आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। और ये हार्ट में क्या चेंजेस है, हार्ट में क्या चेंजेस हो रहा है, वो अब आप यहां पे लिख सकते हो। हार्ट स्लाइटली shifted towards, heart slightly shifted upward and outward towards the left side, towards the left side। समझ में आ रहा है? टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। यहां तक चीजें समझ में आई कि हार्ट क्या होता है, स्लाइटली शिफ्टेड अपवर्ड एंड आउटवर्ड। यहां पे दिख रहा है अपवर्ड एंड आउटवर्ड थ्रूआउट द लेफ्ट साइड में जा रहा है, जो कि प्रेगनेंसी में फीमेल की बॉडी में हार्ट में ये चेंजेस होता है। तो यहां से आपको ये हार्ट में क्या चेंजेस हो रहा है वो याद रहेगा। अब हम यहां पे बात करेंगे एपिकल पल्स की। चलो पॉइंट लिख लो फटाफट से। एपिकल पल्स में क्या चेंजेस होगा? एपिकल पल्स हमें फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे यहां सुनाई देता है। मैं अभी प्रेगनेंसी की बात कर रही हूं। प्रेगनेंसी में क्या चेंज होता है? प्रेगनेंसी में एपिकल पल्स कहां पे हमें देगा? एट हार्ट एट द लेवल ऑफ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, 2.5 सेंटीमीटर lateral to the mid clavicular line, mid clavicular line। समझ में आया? तो दो चीज मैंने यहां पे आपको बताया, एक हार्ट में क्या चेंजेस हो रहा है, एक एपिकल पल्स में क्या चेंजेस हो रहा है, और तीसरा पॉइंट कार्डियक आउटपुट में क्या चेंजेस। सबसे पहले क्या बताया था? कार्डियक आउटपुट में क्या चेंज हो रहा है, याद रखना। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि हार्ट में क्या चेंजेस हो रहा है, आपको डायग्राम से याद रहेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया एपिकल पल्स का, डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना फीमेल की बॉडी में क्या चेंजेस होता है। और क्योंकि हार्ट थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से अगर हम एक्सरे करें, अगर मैंने बोला वैसे एक्सरे इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमें करना ही नहीं होता, बट अगर हमें याद करने के लिए पूछा जाए तो हमें हार्ट में क्या दिखेगा? माइल्ड कार्डियोमेगाली, जो कि एक्चुअल में है नहीं, ठीक है, लेकिन क्यों लग रहा है इसका रीजन आपको मैंने बता दिया है कि ऐसा क्यों लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपके सामने ही हार्ट है। अगर आप भी इमेज देखोगे, एक्सरे देखोगे, तो आपको भी ऐसा ही फील होगा, बट जब हम चेक करेंगे तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। और अगर हम ईसीजी करें तो हमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे ईसीजी करें एक प्रेग्नेंट फीमेल का, तो उसके ईसीजी में क्या चेंजेस मिलेगा? उसके ईसीजी में क्या चेंजेस मिलेगा, ध्यान से देखना। उसके ईसीजी में हमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलेगा। और एक चीज और जो मैंने यहां पे आपको नहीं बताया वो क्या है, देखो जो चीज चेंज नहीं होता वो भी हमें याद रखना होता है कि प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम, तो जो ये क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर मैं ब्लड वाले चैप्टर की बात करूं कि ब्लड में एक चीज याद रखना जिसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, वो क्या होगा? ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ब्लड वाले चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया जो चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स या मीडिएटर्स जो होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल बताओ, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी,
इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, इस तरह से। तो ये भी आपको इन्फ्लामेटरी मार्कर्स क्या होता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट मैंने ईएसआर का बताया था कि ईएसआर यहाँ पे क्या होगा, वो भी इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ईएसआर भी से क्या होता है यहाँ पे, इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन प्लेटलेट्स क्या होता है, डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। समझ में आया? तो ये पॉइंट वैसे मैंने आपको बताया है, बट याद रखना। चलो, अभी मैंने क्या बताया आपको, ईसीजी में क्या चेंजेस होगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे सीवीपी चेक करें, जुगुलर वेन प्रेशर चेक करें, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। प्रेगनेंसी में अगर हम बात करें सीवीपी जुगुलर वेन प्रेशर की, तो क्या होगा, चेंज नहीं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इतना पूछा नहीं जाता। अब देखो, जो मैंने बताया है वो इतना पूछा नहीं जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। ईसीजी का बता दिया, एक्सरे का बता दिया, हार्ट का बता दिया, एपिकल पल्स का बता दिया, कार्डियक आउटपुट का बता दिया, ये सब ज्यादा पूछा जाता है। अब एक चीज जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो इंपॉर्टेंट क्या है, बीपी। बताओ ब्लड प्रेशर में क्या चेंजेस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यस, ब्लड प्रेशर। तो आप बोलोगे ब्लड प्रेशर स्लाइटली डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्यों ब्लड प्रेशर स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है प्रेगनेंसी में? तो यहां पे आप बोलोगे, अगर हार्मोन्स का नाम पूछा जाए कि बताओ वो कौन सा हार्मोन है, एक हार्मोन का नाम बताओ जो कि रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलोगे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, बिकॉज इट्स एक्ट एज अ स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट। तो ये रिलैक्सेंट करेगा तो क्या होगा, वेजो डायलेट करेगा, वहां पे जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसको भी रिलैक्स करेगा। तो उस हार्मोन्स का नाम क्या लिखोगे आप, पहले लिख लो प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि हमने प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पढ़ा था, ये स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट होता है और यहां पे ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इस हार्मोन की वजह से क्या होता है, पीवीआर एंड एसवीआर ऑल्सो डिक्रीजेस। अब बोलोगे यार ये पीवीआर सिनेमा क्या है, ये पीवीआर क्या, हमें तो एकदम किसकी याद आ रही है, मूवी देखने जाते हैं पीवीआर में है। तो ये है पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस। क्या है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस, पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस। और एसवीआर किया है सिस्टेमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस। तो मान लो आपके एग्जाम में ये भी ऑप्शन में हुआ तो फिर तो चक्कर आ जाएंगे एकदम, वहां पे है ना, चक्कर आ जाएंगे भाई, ये कहां से आ गया, पीवीआर आ गया, एसवीआर आ गया। तो पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हॉर्मोन्स है यहाँ पे क्या, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो इसके बीपी डिक्रीज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर पीवीआर और एसवीआर की बात करें तो पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंट और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस वो भी डिक्रीज हो रहा है। और ये एक कारण है जिसकी वजह से फीमेल का बीपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ऑप्शन में आए बीपी क्यों डिक्रीज होता है, बताओ इसमें से ऑप्शंस, तो आप देख लो, मैंने 3 पॉइंट यहां पे लिख दिया है जो आप वहां सेलेक्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाई बीपी डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्लाइडली, इतना ज्यादा नहीं है कि हाइपोटेंशन में ही चली जाएगी, हाँ जा सकती है। उसके लिए एक डायग्राम है, फीमेल हाइपोटेंशन में जा सकती है अगर वो इस पोजीशन में लेटी हुई है। देख रहे हो आप पोजीशन, कैसी पोजीशन है ये, यस, आइडेंटिफाई दिस डायग्राम, दिस प्रेग्नेंट फीमेल, ये जो प्रेग्नेंट फीमेल है कौन सी पोजीशन में लेटी हुई है, आइडेंटिफाई द पोजीशन। तो आप बोलोगे मैम ये तो दिख रहा है कि फीमेल कैसी पोजीशन में है, सुपाइन पोजीशन में। क्या आप प्रेगनेंसी में फीमेल को सुपाइन पोजीशन लेने के लिए एडवाइस करते हो, नहीं। अगर वो सुपाइन पोजीशन में लेटेगी तो यहां पे देखो आपको दिख रहा है क्या है ये, क्या है ये, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। जब एक फीमेल, देखो ये यूट्रस है, तो यूट्रस ने क्या किया, इस इंफीरियर वेना कावा को देखो कंप्रेस किया। सिंपल सी बात है कि जब हम सुपाइन पोजीशन में लेटेंगे तो उस बच्चे का वेट, वो जो यूट्रस का वेट, एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा, इतना सारा वेट है उस यूट्रस का, ठीक है, उस यूट्रस के अंदर इतना ज्यादा वेट है, और वो वेट वाला जब हम सुपाइन में लेटेंगे तो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम हवा में लटक रहे, ऊपर की तरफ वेट तो सारा नीचे की तरफ ही जाएगा। और उसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, ये इंफीरियर वेना कावा है। क्या है डियर, इंफीरियर वेना कावा
है ना। अब क्या हुआ, ड्यू टू द वेट ऑफ दिस ग्रेविड यूट्रस कंप्रेस कर रहा है इस इंफीरियर वेना कावा को। ग्रेविड यूट्रस का वेट जो है यहां पे देखो कंप्रेस कर दिया है, कंप्रेस कर रहा है, और इसकी वजह से फीमेल को क्या हो सकता है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। क्यों? क्योंकि वीनस रिटर्न डिक्रीजेस, और वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो फीमेल को क्या होगा, बीपी डिक्रीज होगा, हाइपोटेंशन होगा। और साइड बाय साइड अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो यूट्रस को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, प्लेसेंटा को नहीं तो बच्चे को भी नहीं जाएगा, और बच्चे में जो कंडीशन होगी वो होगा फीटल डिस्ट्रेस। समझ में आया? इसी पॉइंट को मैं यहां पे लिख देती हूं। अगर आप एक फीमेल को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हो इन द लेटर मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी, ये मैंने जो लिखा है सुपाइन पोजीशन देना नहीं है, आइडेंटिफाई दिस डायग्राम, तो मैंने इसमें इसका आंसर लिखा है कि अगर आपको आए आइडेंटिफाई द पोजीशन, आइडेंटिफाई द पोजीशन, तो ये पोजीशन सुपाइन पोजीशन है। और सुपाइन पोजीशन की वजह से क्या होता है डियर, सुपाइन पोजीशन की वजह से क्या होता है, वेट ऑफ द ग्रेविड यूट्रस, वेट ऑफ द ग्रेविड यूट्रस compress the inferior vena cava, जो सारा का सारा ब्लड लेके राइट एट्रियम में जाने वाला है और फिर वहां से आगे प्रोसेस होगा। लेकिन वो खुद ही कंप्रेस हो गया है, जो ऐसे होना चाहिए था लेकिन खुद कंप्रेस हो गया, तो क्या वहां से ब्लड जा पाएगा आगे की तरफ? नहीं, कंप्रेस होने की वजह से आगे ब्लड नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, अगर इंफीरियर वेना कावा कंप्रेस हो गया है तो डिक्रीज वीनस रिटर्न। आप क्या बोलोगे, वीनस रिटर्न टू द हार्ट डिक्रीजेस, वीनस रिटर्न टू द हार्ट डिक्रीजेस, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा, और वीनस रिटर्न अगर डिक्रीज हुआ तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेस, और अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ, अरे अभी तो पढ़ा था भाई, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फीमेल को क्या हो जाएगा, उसी को आपने बोला है सुपाइन हाइपोटेंशन। बीपी डिक्रीज होता है तो क्या हाइपर बोलते हैं? नहीं, हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। बीपी डिक्रीज हुआ तो हमने बोला किस वजह से हुआ, वो वजह लिख दो, सुपाइन पोजीशन की वजह से हुआ तो सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। क्या हुआ डियर, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द फीटस। आप क्या बोलोगे, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस, और अगर यूट्रस को ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द फीटस ऑल्सो। ब्लड सप्लाई फीटस को भी कम हो जाएगा, और फीटस को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, यूट्रस को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, तो यहां पे कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाएगी, इट्स कॉल्ड एज फीटल डिस्ट्रेस। अरे आपको तो डिस्ट्रेस नहीं हो रहा है, बता दो, आप तो डिस्ट्रेस में नहीं जा रहे हो ना। डीप ब्रीथ कर लो, ऑक्सीजन मिल जाएगा, दिमाग काम करने लग जाएगा, क्योंकि यहां इसको चलाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, क्या, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज तो आराम से बैठ के खाते पीते देख रहे होगे, मिल ही रहा है। सांस लेना अगर भूल गए हो तो डीप ब्रीथ करो और एक लंबी गहरी सांस ले लो, चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। डायग्राम सामने है, उसी का एक्सप्लेनेशन यहां पे मैंने दिया है, तो मुझे लगता है इसे याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये पोजीशन सुपाइन पोजीशन है और हमें दिख रहा है कि ये बच्चा है, फीमेल प्रेग्नेंट है, और यहां पे इसने इंफीरियर वेना कावा को कंप्रेस किया, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न डिक्रीज हुआ, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ, फीमेल का बीपी डिक्रीज हुआ, और उसको हमने सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम बोला है। और इसका एक कारण और क्या होता है, बच्चे में भी डिस्ट्रेस हो सकता है। तो व्हाट पोजीशन एडवाइस टू द फीमेल, जब ऐसी कंडीशन होती है, हमने फिजियोलॉजी में ये पढ़ा है, तो हमें ये बताओ, अगर हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि आप फीमेल को प्रेगनेंसी में बेस्ट पोजीशन कौन सा दे सकते हो, तो बताओ क्या करोगे, आप बोलोगे हम बेस्ट पोजीशन जो फीमेल को एडवाइज करेंगे ये नहीं करेंगे,
ये सुपाइन पोजीशन हम एडवाइज नहीं करेंगे, हम फीमेल को कौन सी पोजीशन लेने के लिए एडवाइज करेंगे, एडवाइज दिस प्रेग्नेंट फीमेल टू टेक द लेफ्ट लेटरल पोजीशन, क्योंकि राइट लेटरल में भी यही प्रॉब्लम आने वाली है। फीमेल को क्या बोलोगे, आपका बेस्ट पोजीशन क्या होना चाहिए इन प्रेगनेंसी, तो आपने बोला द बेस्ट पोजीशन एडवाइज टू द फीमेल इज द लेफ्ट लेटरल पोजीशन। समझ में आया क्या? पोजीशन समझ में आया क्या? आ गया, आ गया। लंबी गहरी सांस ले ली, आपने दोबारा से समझा दिया, समझ में आ गया। हाँ, अगर वीडियो की स्पीड बहुत ज्यादा करके देख रहे हो तो एक बार स्लो करके देख लेना, धीरे से समझाया है, ज्यादा स्पीड में नहीं बोला है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब पता है मुझे आप लोग क्या करते हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ, आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पता चल गया, और यही इसी को क्वेश्चन अगर मान लो सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम का पूछा जाता है तो उसका कारण आप बता दोगे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। पोस्चरल हाइपोटेंशन का पूछा जाता है तो अरे यही तो है, क्या बोलोगे, पोस्चरल हाइपोटेंशन, आप बोलोगे यही पूरा रीजन होगा जो मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा चार्ट क्या एडवाइस देंगे, बेस्ट पोजीशन कौन सा होगा, कौन सा फीमेल को नहीं लेना चाहिए, सुपाइन और राइट लेटरल नहीं लेना चाहिए इन द लेटर मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी, बेस्ट लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेना चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहां से याद रखना है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, वैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जितना इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब जो आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में वो और भी है, लाइक हार्ट साउंड का है, कि हार्ट साउंड में हमें मरमर सुनाई देता है, जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में अगर मरमर होता है तो सिस्टोलिक मरमर, तो उसे हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। इस तरह से कुछ कुछ है, लेकिन वो हमारे एग्जाम बहुत एडवांस लेवल का हो गया, हमारे एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, क्योंकि आप मरमर और वो साउंड सब कुछ याद करने में S1 S2 S3 सबके चक्कर में पता चले आप यही भूल गए। जो बेसिक है, जो इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ, और अगर एक्स्ट्रा नॉलेज वो सारी चीजें जानना है उसके लिए तो फिर हम बहुत लेंदी वाली जो हमारी नॉर्मल क्लास चलेंगी वहां पे हम डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताते हुए आगे बढ़ रही हूँ। चलो रीनल सिस्टम पे आते हैं, और रीनल सिस्टम में डायग्राम्स के साथ ही, अरे किडनी तो सबको पता है, यस बना ले, चलो बना लेते हैं। अब देखो मैंने यहाँ यूरेटर को थोड़ा सा क्या किया है, मोटा कर दिया है। यस, दोनों किडनी बनाना है, एक से ही काम चल जाएगा। आप बोलोगे जैसे काम चलाना चाहो वैसे चला लो। ब्लैडर बना लेते हैं और फिर यूरेटर बना लेते हैं। चलो, अब इस किडनी में क्या चेंजेस होता है, क्यों मैंने डायग्राम बनाया है, क्यों मैं किडनी के बारे में आपको यहाँ पे बता रही। रीनल चेंजेस के अंदर 3-4 इंपॉर्टेंट, वैसे फिर से मैं बोल रही हूँ बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत सारी चीजें समझने के लिए, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए जो क्रीमी मटेरियल है वो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले किडनी का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है बाय द 1 सेंटीमीटर। साइज ऑफ किडनी इंक्रीजेस बाय 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मैंने वैसे डायग्राम भी बनाया है, लेकिन आगे फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं मेन मेन पॉइंट। साइज ऑफ किडनी, size of kidney increases by 1 centimeter. Size of kidney increases by 1 centimeter during pregnancy. Second point हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे यूरेटर का भी साइज क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो यूरेटर। यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट, किडनी से आगे आए तो हम किस पे आएंगे, यूरेटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे यूरेटर क्या होगा, हाइड्रो यूरेटर। फिर मैंने बोला था प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है जो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है, वो क्या करेगा, यहाँ पे यूरिनरी स्टेसिस करेगा। ठीक है, यूरिन जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज कर देगा, और जो स्पीड में यहां से आगे जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज करेगा, यूरिनरी स्टेसिस होगा, जिसकी वजह से इंक्रीज चांस ऑफ यूटीआई इन फीमेल। क्लियर, समझ में आया? फिर से स्पीड मत बढ़ा के रखो। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे क्या होता है, एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन जो कि स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है, और ये जो हार्मोन होता है वो क्या करेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ पे भी डिक्रीज करेगा, जिससे यूरिन जो है ड्रिबलिंग धीरे धीरे करके आएगा, जिसकी वजह से यूरिनरी स्टेसिस होगा, और यूरिनरी स्टेसिस की वजह से यहाँ पे क्या होगा,
increased chance of UTI in female। कारण कौन सा हार्मोन था, हार्मोन्स का नाम पूछा जाएगा, तो फिर से आप लिखोगे प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज द मेन हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है। अगर हम आगे आए तो यहां पे क्या होता है, ब्लैडर म्यूकोसा भी कंजेस्टेड हो जाता है, ब्लैडर म्यूकोसा भी कंजेस्टेड हो जाएगा और जो ब्लैडर प्रेशर है, ठीक है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जो यूरेथ्रल प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहां पे 2 पॉइंट मैंने आपको बोला है, वो क्या याद रखना है, वो क्या याद रखना है, ब्लैडर म्यूकोसा कंजेस्टेड, ब्लैडर म्यूकोसा, यूरेथ्रल प्रेशर इंक्रीजेस और ब्लैडर प्रेशर इंक्रीजेस। और यहां पे तो नहीं है स्पेस, मैं 6 पॉइंट आगे वाले में लिख देती हूं, ठीक है। 5th पॉइंट यहां तक हो गया। 6th पॉइंट मैंने क्या बोला है, यूरेथ्रल प्रेशर इंक्रीजेस। यहां तक तो थी बेसिक चीजें जो डायग्राम्स एनाटॉमी से रिलेटेड मैंने बताया। क्या चेंजेस होगा, किडनी का साइज इंक्रीज हो जाएगा, हाइड्रोयूरेटर होगा, यूरिनरी स्टेसिस होगा, इंक्रीज चांस ऑफ यूटीआई होगा, ब्लैडर म्यूकोसा कंजेस्टेड होगा, यहाँ पे यूरिन भी धीरे धीरे करके ब्लैडर में आएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यूरिनरी स्टेसिस और इंक्रीज चांस ऑफ यूटीआई। और यहाँ पे फीमेल को क्या होगा, ब्लैडर म्यूकोसा कंजेस्टेड होगा। और यहाँ पे फीमेल को और क्या होता है, जो ये ब्लैडर है, जो वेस्कल ब्लैडर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे यूरेथ्रा जो है उसका भी प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और फीमेल का यूरेथ्रा क्या होता है, शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से मेल के कंपैरिजन में फीमेल में यूटीआई का चांस सबसे ज्यादा होता है। ये पॉइंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। अब फिजियोलॉजी पे आते हैं कि प्रेगनेंसी में हमने बोला 6.5 लीटर फ्लूइड रिटेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यही पढ़ा था कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, 6.5 लीटर तक फ्लूइड रिटेन रहता है बॉडी में, जिसकी वजह से अब इतना कार्डियक आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो यूरिन आउटपुट भी, किडनी को भी क्या होगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, किडनी में भी ब्लड सप्लाई क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो ऑल्सो इंक्रीजेस। ये देखो, रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। अरे किडनी को सारा छन्ने का प्रोसेस कहाँ पे, किडनी में, तो किडनी को ब्लड सप्लाई भी ज्यादा हो जाता है जब सारे ऑर्गन्स को ज्यादा हो रहा है, फ्लूइड इतना ज्यादा रिटेन हो रहा है, किडनी को भी ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा फिल्टर करेगा। फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, तो यहां प्रेगनेंसी में GFR इंक्रीज हो जाता है, जो किडनी का फिल्ट्रेशन रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पे 7th पॉइंट में आप क्या लिखोगे, अबाउट द GFR, एंड दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि प्रेगनेंसी में GFR पे क्या इफेक्ट होता है। प्रेगनेंसी में ग्लोमेरुलर, GFR का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 50% तक GFR जो है प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका कारण क्या है कि रीनल ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, और रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा। देखो रीनल का साइज तो मैंने पहले ही बोला था आपको, रीनल साइज क्या आपने पहले वाले पॉइंट में ही लिख लिया कि बढ़ गया, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, और क्या होता है, GFR 50% तक यहाँ पे GFR तक इंक्रीज हो जाता है, और GFR के साथ साथ इंक्रीज डायलिटेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट भी क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है, ब्लैडर म्यूकोसा कंजेस्टेड हो जाता है, इंक्रीज यूरेथ्रल प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लैडर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब GFR इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इसके साथ साथ एक चीज और लिखना है, वो क्या है कि ग्लूकोज भी लूज करता है किडनी। तो जो थ्रेशोल्ड कैपेसिटी ऑफ किडनी होता है फॉर ग्लूकोज, द थ्रेशोल्ड कैपेसिटी ऑफ ग्लूकोज वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब किडनी कुछ अमाउंट में ग्लूकोज को लूज करता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ ग्लाइकोस्यूरिक स्टेट, बिकॉज किडनी प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ अमाउंट में ग्लूकोज को लूज कर देता है। समझ में आया, तो GFR वाला पॉइंट हो गया। अब मैंने क्या बोला, अगर किडनी से क्या होगा, किडनी देखो किडनी में GFR इंक्रीज हुआ, ठीक है, फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हुआ, GFR इंक्रीजेस, यूरिन आउटपुट इंक्रीजेस, जिसकी वजह से एक्सक्रीशन क्या होगा,
excretion of यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड, जो कि बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। एक्सक्रीशन मैंने लिखा है, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब ये फीमेल यूरिन पास करेगी, यूरिन आउटपुट में एक्सक्रीशन जो करेगी, यूरिन आउटपुट एक्सक्रीट आउट करेगी, उसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड जो वेस्ट है वो बॉडी से ज्यादा बाहर जाएगा, क्योंकि यूरिन आउटपुट भी ज्यादा होता है, जीएफआर भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो आप मुझे बताओ कि अगर हम ब्लड में चेक करें, यूरिन में ये हुआ, अगर हम इस फीमेल का ब्लड टेस्ट करें तो इसके ब्लड टेस्ट में सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन एंड सीरम यूरिक एसिड में क्या चेंज आएगा, तो आप बोलोगे यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड, ये हमें प्रेगनेंसी में स्लाइटली डिक्रीजेस मिलेगा। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूं, कि फीमेल का जीएफआर इंक्रीज हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा, यूरिन आउटपुट बढ़ा, वो सब मैंने आपको बता दिया। और किडनी में जब यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है तो एक्सक्रीशन, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है वो भी बढ़ जाता है। और ब्लड में अगर हम बात करें तो सीरम यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यूरिन से बाहर निकल रहा है तो ब्लड में इसकी कमी हो जाएगी। तो एक ये वाला पॉइंट और आप याद रखोगे, ठीक है, 8th पॉइंट। और 9th पॉइंट पे मैंने क्या बताया था, थ्रेशहोल्ड कैपेसिटी ऑफ ग्लूकोज। तो यहां पे नहीं है, चलो यहीं पे लिख देते हैं 9 नंबर, रीनल थ्रेशहोल्ड फॉर ग्लूकोज, रीनल थ्रेशहोल्ड फॉर ग्लूकोज डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मली ये 180 mg% होता है और प्रेगनेंसी में अप्रोक्सीमेटली ये 160 mg% पे आ जाता है, ये प्रेगनेंसी में होता है। और नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल 180 mg%, नॉर्मली ये इतना होता है। अब देखो क्या हो गया, डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ, 160 mg%, 20 mg% तक ग्लूकोज को यूरिन में लूज होता है, दैट्स व्हाई प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोस्यूरिक स्टेट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आया क्या? चलो, तो यहाँ पे हमारा टारगेट तो वैसे था रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने का, लेकिन फिर वो वीडियो 2 घंटे की और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी, इसीलिए इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। 3 चेंजेस मैंने बताया, इसको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, नोट्स बनाना है, और कंटिन्यूटी जो मेंटेन करने के लिए मैंने आपको बताया है वो जरूर से जरूर मेंटेन करना है, डेली बेसिस पे देखना है, एक दिन में ज्यादा नहीं करना है, लेकिन डेली थोड़ा थोड़ा करना है, जिससे आप अपने टारगेट तक बहुत ही इजीली पहुंच सकते हो। तो रिवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, बच्चों को भी पता है, ठीक है, लेकिन करता कोई नहीं है, लेकिन करना है अगर आपको अपने टारगेट तक पहुंचना है तो। थैंक यू सो मच। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको क्या करना है वो चीज और बता दूं, जैसे कि रिवीजन होमवर्क हर क्लास में देती हूँ, इसमें मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया है, लेकिन आपको क्या करना है आपको पता है, इसे नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है डेली बेसिस पे, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे ही कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसमें रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, जो मैंने 3 सिस्टम बताया है उसे हैंड रिटन नोट्स में जरूर बनाना है, ठीक है। काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।